हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 10वीं बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न जो है हमारे विज्ञान के हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में आप देखिएगा इन तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जल का भी हो सकता है, कांच का भी, लेकिन प्लास्टिक का भी हो सकता है। लेकिन जो मिट्टी है उसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है एक अपारदर्शी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। और एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं डायोप्टर का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/f। यहाँ f जो होता है फोकस दूरी होती है, तो ये जो है आपका प्लस में होती है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला उत्तल लेंस की है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और एक डायोप्टर यानी कि वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जब हम 100 में अगर वो एक डायोप्टर है तो 100 से भाग करेंगे तो आएगा आपका ये, मतलब कि 100 उसका होना चाहिए, वो भी किस में, प्लस में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि प्लस 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। और परावर्तन के भी कितने नियम हैं दोस्तों, तो वो 2 ही हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम को हम स्नेल का नियम जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पीवाई के हैं। तो अगर आपको इसी तरीके के प्रश्न चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कह रहा है हमारा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, वही हमने आपको बताया है कि इसके भी कितने नियम है, 2 ही नियम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो हमेशा साइन आई बाई साइन आर होता है। साइन आई जो होता है यहाँ पे वो आपतन कोण होता है और साइन आर रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो देखिएगा आप लोग बनावट होती है वो ऐसे होती है। तो ये जो किनारों की अपेक्षा से होता है बीच में काफ़ी मोटा होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में आप लोग ध्यान रखिएगा हम हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या प्रकाश तरंग का उदाहरण है, मतलब कौन इनमें से है जो प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। तो विद्युत चुम्बकीय जो किरणें होती हैं प्रकाश तरंग की उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो फोकस दूरी रखते हैं तो दर्पण का जो मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस को हम और भी अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ पे अभिसारी बोलता है दोस्तों तो उसके लिए हम उत्तल लेंस के जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए यहाँ पे आवर्धन है तो आवर्धन जो होता है वो आपका मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का जो फॉर्मूला भी होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो हाइट का मान के चलिए कि उसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, यहाँ भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाता है इसलिए क्या हो जाता है, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगर वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे दिखने वाले जो दर्पण होते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे हम छोटे ही दर्पण में इसको आसानी से देख सकते हैं और सीधा भी बनाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में आप लोग ध्यान रखिएगा 2 फोकस होते हैं। ठीक है दोस्तों, F1 और F2 जिनसे हम सूचित करते हैं उनको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस का क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है। सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो आपका अनंत होता है। ठीक है, और वही न्यूनतम पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए इसमें निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता मतलब कि दूर की साफ वस्तु देख सकता है। तो जो वस्तु मतलब हम देख सकते हैं उसी दोष होता है। जैसे कि इसमें दूर की वस्तु को साफ देख सकता है तो ये दूर दृष्टि दोषी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि ये निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है मतलब कि दूर को देखता है। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो आपका रेटिना पे बनता है। और कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमारे मस्तिष्क में संवेदनशील क्षमता होती है जिसके कारण वो हमें
सीधा दिखाई देता है। जैसे 8 है तो 8 तो मान के चलिए कि ये 6 है तो हमें 9 की तरह दिखाएगा, लेकिन मस्तिष्क जो है हमारा उसको 6 को 6 करके हमको दिखाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामान्य आँख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी है। अभी हमने बताया कि न्यूनतम दूरी जो होती है इसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। जब भी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक जो विचलित होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वही सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो इसमें बैंगनी जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य अगर पूछेगा तो वो आपका लाल का होता है। वह प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। हमने बताया हमने आपको लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कहा गया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता को हम किस में नापते हैं, डायोप्टर में। यहाँ पे देख लीजिए पहले, और देखिए उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी जो होगी इसकी हमेशा प्लस में होगी। ठीक है, तो ये वाला दो तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बचा ये और ये। तो इसमें देखिएगा ये 1/f होता है, जहाँ 1 जो होता है वो 100 मतलब कि सेंटीमीटर होता है। जब हम इसमें 20 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5, वो भी प्लस में, जो कि है नहीं कहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को जो होता है वो परितारिका नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करते हैं। तो वो नीला रंग होता है, इसी कारण जो आसमान होता है वो नीले रंग का हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक परिकीर्णित होता है। देखिए क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। इसका भी जो आंसर है वो आपका नीला ही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर में पूछे तो आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। जिसका जितना ही घनत्व कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। घनत्व बढ़ने पर प्रकाश की चाल भी कम होने लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे हवा जो होगा उसका घनत्व सबसे कम होगा, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को हम सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, आपको एंगस्ट्रॉम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अभी हमने आपको बताया है, जैसे जैसे प्रकाश का जो किसी वस्तु का जो घनत्व है वो बढ़ते जाएगा, प्रकाश की चाल उस वस्तु में कम होती जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश तुल्य होता है। तो ये कूलाम मतलब कि ये आवेश पूछ रहा है, तो ये जो होता है आपका 1.6 × 10⁻−19 कूलाम के बराबर होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। जो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। एम्पियर नहीं, यहाँ पे विद्युत आवेश का है, विद्युत का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कूलम। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा है वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट को हम कैसे सूचित करते हैं, वी से, और वी बराबर होता है W/Q। और W यहाँ पे कार्य है तो कार्य का हो जाता है जूल, और Q मतलब आवेश यानी कि कूलम, यानी 1 जूल प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों पद आपको विद्युत शक्ति को नियंत्रित कर मतलब कि इंगित करते हैं। ये वाला आपको नहीं करता है। विद्युत शक्ति को हम सामान्यतः P से सूचित करते हैं। P बराबर जो आपका मेन फॉर्मूला होता है और W/T भी होता है, I² R भी होता है, और V² R भी होता है, VI भी होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान होगा। तो लघु पतन जब होता है उस समय धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए हम जिसका यंत्र उपयोग करते हैं वो है आपका वोल्ट मीटर। फिर कहा बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वो सामान्यतः आपका टीन और पीबी मतलब प्लेट का बना होता है। तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है काफ़ी ऊंचा होता है और ये लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, अगर कहीं कहीं ये 3400 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है लगभग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है? ध्यान रखिएगा, जब भी विद्युत प्रतिरोध होता है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए देखिएगा कि जब हम लगातार किसी भी चीज़ को यूज करते हैं तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट मतलब कि लघु पतन हो जाता है, वो इसी के कारण होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किसी भी परिनालिका के अंदर जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्योंकि उसके अंदर बात कर रहे हैं, ना कि उसके किसी एक सिरे पे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? तो ये जो होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र के संकेत करती है। ठीक है। अंगूठा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगने वाले बल को मतलब कि इंगित करता है। वहीं अंगूठा जो होता है, अंगूठा और जो मध्यमा होती है वो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इंगित करती है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है आपका उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, फिर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हम हमेशा दिष्ट धारा मतलब कि डीसी करंट को लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो थी वो फैराडे ने की थी, इसीलिए इसका ऐसे ही मात्रक भी एफ मतलब कि फैराडे होता है। अगला प्रश्न है, फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उस युक्ति को हम जनित्र मतलब कि जनरेटर कहते हैं। वैसे विद्युत धारा उत्पन्न करने के मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन में होगा वो आपका जनित्र होगा। आज का हम अपना आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब के भीतर, तो विद्युत बल्ब के भीतर मतलब किस प्रकार उसका बनावट रहता है? तो देखिएगा आप लोग, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, आपने सुना भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।